नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत थॉमस हॉब्स के प्रभुसत्ता संबंधी एवं व्यक्तिवाद संबंधी विचारों का अध्ययन। थॉमस हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता होती ही एक शक्ति का उदय होता है। वह शक्ति है प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता के उपभोक्ता को प्रभु कहते हैं। इस प्रकार के प्रभु की प्रकृति कैसी भी हो सकती है। उसके पास शक्ति और अधिकारों का आगार है और वह निरंकुश है। इस निरंकुशता के कारण मात्र यह है कि समझौते में सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकारों को त्याग देने पर सहमति प्रकट की थी और प्रभु ने अपना कुछ भी नहीं त्यागा था। वह समझौते में एक भागीदार भी नहीं। प्रभु अब भी प्राकृतिक अवस्था में रह रहा है। उसके पास अब भी प्राकृतिक अवस्था के असीमित अधिकार हैं। बुद्धि और मौत की बहने व्यक्तियों को उनके स्वयं के हित में राजा अर्थात प्रभु को असीमित शक्ति प्रदान की है। यद्यपि प्रभु की शक्ति का स्रोत स्वयं व्यक्ति है, परंतु वह अर्थात प्रभु उनका आभारी नहीं है। उसकी इच्छा कानून है। उसकी प्रजा को मात्र वही अधिकार करने का अधिकार है जिनकी उसने मनाही नहीं करती है। समझौते ने उसकी शक्तियों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है, न तो किसी भी संविधान का और न ही किसी मौलिक कानून का उस पर प्रतिबंध है। संप्रभु की शक्तियां और कार्य। संप्रभु निम्नलिखित शक्तियों का स्वामी है और उनके आधार पर अपने कार्यों की पूर्ति करता है। लेवियाथन का जनक सामाजिक समझौता है। इस समझौते में लेवियाथन भागीदार नहीं है। समझौते के पूर्व संप्रभु का अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए उसका समझौते में भागीदार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक बार समझौता होते ही अन्य भागीदार अपने अधिकारों का त्याग कर देते हैं। समझौता एक बार हो जाने के पश्चात तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी शक्ति। संप्रभु को अपनी प्रजा द्वारा किसी भी परिस्थिति में दंडित नहीं किया जा सकता। जो कार्य संप्रभु को सौंपे गए हैं उनकी पूर्ति के लिए दंडित करना अनुचित ही नहीं बल्कि निर्दयतापूर्ण भी है। संप्रभु पर आंतरिक या बाह्य कोई भी शर्त नहीं लगाई जा सकती क्योंकि उसके पास असीमित शक्तियां हैं। संप्रभु पर किसी प्रकार का संवैधानिक प्रतिबंध भी नहीं है। प्रजा द्वारा उसकी आज्ञा की अवहेलना करना अनुचित है क्योंकि यह समझौते के विरुद्ध है। नेक्स्ट, प्रथम राजा की अनुमति के बिना उसके स्थान पर दूसरे राजा की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि प्रथम राजा में समझौता करने वाले की इच्छा निहित है। नेक्स्ट, संप्रभु सम्मान का स्रोत है और अधिकारियों की नियुक्ति एवं चयन का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट विशेषता। अल्पसंख्यकों को इस तर्क पर उन्होंने समझौते को स्वीकार नहीं किया था। संप्रभु का विरोध करने का अधिकार नहीं है। यदि वे विरोध करते हैं तो उनका झगड़ा बहुसंख्यकों से है, न कि संप्रभु से। बहुसंख्यकों को हॉब्स पूर्ण अधिकार देता है कि वे ऐसे व्यक्तियों को दंडित करें। नेक्स्ट, संप्रभु कुछ भी गलत नहीं करता, न ही अपनी प्रजा को क्षति पहुंचाता है क्योंकि वह जो कुछ भी करता है वह प्रजा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर करता है। संप्रभु को वह सब कुछ करने का अधिकार प्राप्त है जो वह जनहित में अच्छा समझता है। ईश्वर से नेक्स्ट विशेषता। ईश्वर से किया गया कोई भी समझौता संप्रभु के सम्मान का आधार नहीं बन सकता। कोई भी समझौता चाहे वह ईश्वर से ही क्यों न किया जाए, संप्रभु की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, उसकी अर्थात संप्रभु की प्रजा में आपसी झगड़े को सुनने और उसका निर्णय देने का अधिकार उसको है। इस प्रकार वह न्याय का स्रोत है। संप्रभु को युद्ध और शांति की घोषणा अपनी प्रजा के हितार्थ करने का अधिकार है। इस प्रकार से संप्रभु के करारोपण करने और कर एकत्रित करने का अधिकार भी है। संप्रभु समस्त नागरिक सत्ता का स्रोत है। उसे विधि की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है। संप्रभु को जनता के राय और सिद्धांतों का नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। हॉब्स मनुष्यों पर प्रभावशाली शासन के मार्ग में विचारों के अभिव्यक्ति को भी एक बड़ी बाधा समझता है और इच्छा व्यक्त करती है कि संप्रभु सर्वप्रथम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करे। संप्रभु को प्रजा की संपत्ति पर असीमित अधिकार प्राप्त है। व्यक्तियों ने समझौते के समय अपनी संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार को त्याग दिया था। संप्रभु नेक्स्ट लास्ट विशेषता। संप्रभु आध्यात्मिक और लौकिक दोनों ही विषयों में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। संप्रभु अपने सिंहासन के पास किसी प्रतिस्पर्धा रखने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
निष्कर्ष रूप से प्रभुसत्ता अविभाज्य और अधेय है। नेक्स्ट है हॉब्स का व्यक्तिवाद। आत्मरक्षा का सिद्धांत हॉब्स को उपयोगितावादी और व्यक्तिवाद एक साथ ही बना देता है। राज्य का जन्म कुछ स्वार्थों को लेकर होता है। जंगली व्यक्ति उसके निर्माण में कुछ उपयोगिता देखता है और अपने संपूर्ण अधिकारों का त्याग करके एक संप्रभु के अधीन हो जाता है, परंतु उस व्यक्ति के हितों का ख्याल करके उसे जीवन का अधिकार सौंप दिया जाता है। इस अधिकार ने हॉब्स के महान विशालकाय लेवियाथन की निरंकुश शक्ति पर अंकुश लगा दिया। व्यक्ति उसके कृत्यों का केंद्र बिंदु बन गया। उसे रात और दिन इस बात की ही चिंता लगने लगी कि उसकी व्यक्ति की जिंदगी कैसे सुरक्षित रखी जाए। इस प्रकार हॉब्स व्यक्तिवादी विचारधारा का पोषक बन गया। इस प्रकार वह प्रथम विचारक था जिसने राजनीति में व्यक्ति की महत्वता को आगे बढ़ाया। उसके पूर्व के विचारकों ने व्यक्ति के बजाय परिवार या किसी समाज को राज्य का आधार माना था। उसके व्यक्तिवाद के पक्ष में कुछ विचार इस प्रकार हैं। फर्स्ट है प्रकृति ने सबको समान बनाया और वह मस्तिष्क और शरीर में एक दूसरे के समान है। इतना अवश्य है कि कोई एक मस्तिष्क में शक्तिशाली हो सकता तो दूसरा शरीर में। जो शरीर में शक्तिशाली होगा वह मस्तिष्क में कमजोर होगा और जो मस्तिष्क में शक्तिशाली होगा वह शरीर में कमजोर होगा, परंतु पूर्ण शरीर को मिलाने पर वे समान होंगे। जब वह समान है तो कोई किसी से अधिक सुविधा प्राप्त करने की मांग नहीं कर सकता। उसके विचारों से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की महत्वता का पक्षपाती था। वह एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति की सुविधाओं का सर्वोच्चता को भी मान्यता प्रदान करना नहीं चाहता था। दूसरा, समझौते से पूर्व जो समझौता होता है, संविदा अर्थात राजकीय के पूर्व जो समझौता होता है उसके व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध होता है। उसी समझौते सामाजिक, जिसमें व्यक्ति ही इकाई के रूप में कार्य करता है, के द्वारा राज्य को जन्म मिलता है। इस प्रकार राज्य का आधार ही व्यक्ति की अनुमति है। अतः हॉब्स ने अपने राज्य की रचना में व्यक्ति को आधार बनाया और व्यक्ति की महत्वता को अक्षुण्ण बनाया है। नेक्स्ट है बाह्य रूप से व्यक्तिवाद का हॉब्स व्यक्तिवाद का कट्टर दुश्मन है, परंतु गहराई से सोचने पर वास्तविकता का ज्ञान होता है। वे व्यक्ति के अधिकारों का कट्टर समर्थक परिलक्षित होता है। नेक्स्ट है हॉब्स अपने लेवियाथन में उन कार्यों का भी वर्णन करता है जो प्रभु द्वारा किए जाने हैं, संप्रभु द्वारा किए जाने हैं। उस सूची में गिनाए गए कार्यों को प्रभु के कर्तव्य बताता है। उन कर्तव्यों में वह कुछ तो सुरक्षा से संबंधित है, परंतु साथ ही वह उन कार्यों का भी वर्णन करता है जिनकी पूर्ति से प्रजा को कानून के प्रशासन में समानता मिले, जो प्रजा की हानिहीन स्वतंत्रता को बनाए रख सके और प्रजा की खुशहाल में बढ़ोतरी हो सके। अतः मात्र जीवन रक्षा ही नहीं, अन्य कार्य भी उसको दिए गए हैं जो व्यक्ति के चहुमुख विकास हेतु आवश्यक है। यह विचार पूर्ण व्यक्तिवादी है। राजा यहाँ प्रजा का एक सेवक मात्र बनकर रह जाता है, जिसका मुख्य कार्य उसकी सुरक्षा और शांति है। अतः यह कहना अनुचित नहीं है कि हॉब्स निरंकुशवादी होते हुए भी पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। हॉब्स का नाम प्रभु की निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ विशेष रूप से संबंध है। यह सिद्धांत उसकी व्यक्तिवाद का ही एक पूरक तत्व है। थैंक्स, आज के लिए।